आज का जो टॉपिक है GS1 बीपीएससी का GS1 के तहत है और यहाँ पर GS1 के इतिहास सेक्शन में 3 व्यक्तित्व के विचारधारा से क्वेश्चंस अल्टरनेट साल में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेहरू की विचारधारा। जो हेडिंग दिया गया है, क्या लिखा गया है? नेहरू की विचारधारा। यानी जो आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में है और उन्होंने क्या क्या विचारधारा दिया है और किस प्रकार से उनका विचारधारा आपके देश के उन्नति में सहायक हुआ है और वर्तमान में भी वो सहायता दे रहा है। तो इस संदर्भ में आपको नेहरू की विचारधारा को संक्षिप्त में लिखना है, ज़्यादा लाम काप करने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट्स लिख करके इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे, तो कुछ पंडित नेहरू के बारे में लिख देंगे। अब ये नहीं कि जन्म कहाँ हुआ, पिता क्या थे, वो नहीं लिखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने न केवल आजादी से पूर्व, यानी देश आजादी में तो भूमिका निभाया ही, और आजादी के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक अपनी बुद्धिमत्ता और कार्य कौशलता का परिचय दिया। ठीक है, यानी अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और कार्य कौशलता के बदौलत उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। उन्हीं का देन है पंचवर्षीय योजना, उन्हीं का देन है भारी उद्योग, कृषि पे विशेष ध्यान। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विदेश नीति के तहत गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, आज भी भारत जब समस्या में पड़ता है तो वही गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाता है, किसी महाशक्ति के तरफ नहीं बढ़ता है। तो कुछ उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना विचार दिया, वो आज के संदर्भ में भी भारत की विदेश नीति हो, चाहे भारत की आर्थिक उन्नति हो, उसमें कहीं ना कहीं मदद दे रहा। इनकी अपनी विचारधारा थी जिसके माध्यम से ये देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक उन्नति करने का प्रयास किया। तो इनके विचारधारा में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? मेन रूप से समाजवादी विचारधारा। एक समय आया था 1920 के आसपास में कि नेहरू जो थे वो भी साम्यवादी, समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसारित हुए थे। उन पे भी प्रभाव पड़ा था। जिस प्रकार से भगत सिंह के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पूंजीपति और जो मजदूर के बीच में संघर्ष की बात जो साम्यवादी विचारधारा करता है, तो उस तरह की विचारधारा का प्रभाव पंडित नेहरू पर भी पड़ा था। लेकिन इनका जो समाजवादी विचारधारा है वो कुछ हद तक गांधीवादी से मिलता हुआ विचारधारा है। यानी ये वर्ग संघर्ष को ना अपनाते हुए वर्ग समन्वय पर आधारित समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। इसकी चर्चा कर लेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक क्षेत्र में ये अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया गया, ना समाजवादी ना पूंजीवादी। ना ही हम लोग रूस की व्यवस्था को अपनाया, ना ही अमेरिका की व्यवस्था को अपनाया पूर्ण रूप से। हमने दोनों का मिला जुला रूप अपना लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नया नाम दे दिया। यानी जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इंक्लूड हो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इंक्लूड हो। जैसे अमेरिका क्या है? पूंजीवादी देश है। रूस, चीन क्या है? साम्यवादी देश है, समाजवादी देश है। तो हमने दोनों अर्थव्यवस्था, जैसे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो समाजवादी हो, और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट संस्थाएं, वो एक प्रकार का पूंजीपति का है, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था हो। तो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी है, साथ साथ सरकारी स्कूल भी है। यातायात में देखेंगे सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है। तो इस तरीका से दोनों कंबाइंड रूप से आपके यहाँ जो है अर्थव्यवस्था चल रही है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग अंतरराष्ट्रवाद के बारे में, उनका क्या विचारधारा था, राष्ट्रीयता को लेकर के क्या था। उग्र राष्ट्रीयता थी उनके अंदर। तभी तो 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पे कसम खाए थे, जब तक हम देश को आजाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। यानी वह इस बात का सूचक है कि वो एक उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित व्यक्ति थे। तो इस संदर्भ में देखेंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है बाद में चल करके संविधान में 42वें संशोधन में जोड़ा गया, इस बात का सूचक है कि धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट पहले से हमारे जो महापुरुष थे उनके दिमाग में चल रहा था कि भारत क्या है, सभी धर्मों को यहाँ पे क्या है, महत्व बराबर दिया गया। अमेरिका में भी धर्मनिरपेक्षता है लेकिन नकारात्मक है।
वहां की धर्मनिरपेक्षता सीधे बोलती है हम किसी धर्म को नहीं मानते, और हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता क्या बोलती है, हम सभी धर्मों को मानते हैं लेकिन बराबर वैल्यू देते हैं, सबको मानते हैं। तो इस सेंस में आपकी धर्मनिरपेक्षता है। सत्य अहिंसा गांधी, चूंकि पंडित नेहरू को गांधी जी का धर्मपुत्र भी कहा गया है, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके जो कह सकते हैं उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है सत्य अहिंसा, जो विचार रखा गया गांधी जी का विचारधारा, नेक्स्ट टॉपिक वो भी करेंगे हम लोग गांधी जी का विचारधारा, तो उस पे ये चलते हैं। हाँ, कुछ मामलों में उनसे इनमें भिन्नता भी रहती है, जैसे वो कुटीर उद्योग के समर्थक थे और ये क्या थे, बृहत उद्योग, बड़े पैमाने पे उद्योग। चूंकि इन्होंने विश्व घुमा था, ये अलग देशों में जाकर, विदेशों में जाकर के अध्ययन किया था, तो इनको पूरे विश्व के बारे में जानकारी थी। ऐसे महात्मा गांधी भी घूमे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा के मामले में, इस मामले में, आर्थिक उन्नति के मामले में जो पंडित नेहरू की विचारधारा है वो नवीन कल्पना पे आधारित है, आधुनिक आधारित है, जबकि गांधी जी की विचारधारा यहाँ पे थोड़ा सा पौराणिक या पुरातन व्यवस्था पे आधारित है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे, और बस इतना लिख देंगे काफी है, सफिशिएंट है। समाजवादी विचारधारा देखिए, 1920 के दशक में पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस के साथ समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हुए। इनका समाजवाद सामाजिक और आर्थिक समानता के बातों को प्रस्तुत करता है, जिसे कल्याणकारी राज के रूप में भी देखा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित कृषि पंडित नेहरू की ही दूरदर्शिता है, जिसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास संभव हो पाया, जिसमें पंडित नेहरू ने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिला जुला रूप अपनाया, जो देश के लिए उस समय अत्यंत आवश्यक था। चूंकि हमारे पास पूंजी नहीं थी, हमारे देश के पास पूंजी नहीं थी, तो हमारे पूंजी निवेशक चाहिए था, और पूंजी निवेशक भी चाहिए और साथ साथ रोजगार भी चाहिए। समाजवाद के तहत जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार भी मिले, तो हमने दोनों पद्धति को अपनाया। तो ये आप पंडित नेहरू की दूरदर्शिता कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रवाद के मामले में इनकी विचारधारा को कैसे लिखेंगे? नेहरू जी की विचारधारा केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने विचारधारा के माध्यम से विश्व को प्रभावित किया, जैसे गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। ये जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत देते हैं कि अगर कोई दो शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपने ओर पलड़ा में कह रही है आओ बैठो, तो उसको दूर करने की बात किया इन्होंने। कहा कि हम खुद संप्रभु देश हैं, हम खुद का निर्णय स्वयं लेंगे, हम किसी और नहीं जाएंगे, ना ही रूस के तरफ ना ही अमेरिका के तरफ, ठीक है, और तटस्थ रहेंगे अपने, चूंकि हम संप्रभु देश हैं। इस तरीका का गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत दिया, गुट निरपेक्ष मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होना। अमेरिका भी कोशिश किया कि हमारे गुट में आ जाए, रूस भी कोशिश करता था कि साम्यवादी गुट जो देशों का है उसमें भारत आ जाए, लेकिन भारत किसी के गुट में शामिल नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत आप कह सकते हैं पंडित नेहरू की ही दूरदर्शिता है। और आज भी जैसे रूस यूक्रेन जैसे मुद्दे पे जब अमेरिका रूस आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत तटस्थता की नीति के तहत गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाए हुए। तो आज के संदर्भ में भी यह बहुत ही कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत बहुत अच्छा उपाय है, भारत के लिए एक हथियार के रूप में काम कर रहा है। पंचशील समझौता आदि के माध्यम से, पंचशील समझौता में 5 समझौता चीन के साथ किया गया कि सबसे पहले हम जो है आक्रमण नहीं करेंगे आपके जो, इसमें 5 समझौता किए गए थे कि हम एक दूसरे का सम्मान देंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, आपस में भाईचारा बढ़े उसका प्रयास करेंगे। इस तरीका से 5 पॉइंट्स को पंचशील समझौता के तहत दिया गया था। चीन को ये बड़े भाई के रूप में देखते थे। ये अलग बात है कि चीन ने जो है धोखा दिया भारत को, लेकिन पंडित नेहरू का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम गलत यहाँ पे दर्शा नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ मामले में, इस मामले में क्या होता है कि पंचशील समझौता में जैसे पंडित नेहरू ने नारा दिया था भारतीय और चीनी जो है भाई भाई हैं, हम उनको बड़े भाई के रूप में, तो कई बार इस पे विवाद आता है कि जो यूएन में पावर देने की बात थी, विटो शक्ति पावर इसको मिलने वाला था, भारत को कहा जाता है, तो वो पंडित नेहरू ने अपने बड़े भाई के रूप में चीन को दे दिया। वो अलग मामला है, इस पे उनका जो है
कटाक्ष किया जाता है, आलोचना किया जाता है, लेकिन और सब संदर्भ में आप देखेंगे तो पंडित नेहरू की दूरदर्शिता बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे अच्छे रूप में दिखाई देगी। चलिए, इसके माध्यम से विश्व में शांति और भारत को विश्व के राजनीतिक प्रमुख दिलाने की सफल प्रयास किया। जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, उसके कारण भारत एक राजनीतिक के रूप में प्रमुख स्थान दिलाया भारत को। इन दोनों सिद्धांत का उपयोग आज भी हमारा देश अपनी विदेश नीति में करता है और विभिन्न समस्याओं का निदान करता है। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश पे प्रथम हमला नहीं करता है, अटैक नहीं करता है। ये सब वही सिद्धांत है कि हम कभी भी अपने पड़ोसी मुल्कों पे पहले हाथ नहीं उठाएंगे, पहला हथियार मेरे तरफ से नहीं चलेगा। परमाणु बम है हमारे पास, हमारे देश के पास, लेकिन पहले हम नहीं चलाएंगे जब तक कि दुश्मन देश हमारे ऊपर नहीं चलाए। अब आ जाइए धर्मनिरपेक्षता। नेहरू जी की जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में, नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक एवं धार्मिक एकता के रूप में देखते थे, यानी सर्वधर्म समभाव की नीति ये अपनाए हुए थे। इनके विचारानुसार धर्मनिरपेक्षता से ही सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। जो हिंदू मुस्लिम या जो भी देश में सांप्रदायिकता चल रही थी उस समय, उसको समाप्त करने का एक ही उपाय था, वो था धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। और इसीलिए आगे चल करके इनके इस विचारधारा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। अब आ जाइए सत्य अहिंसा में। तो पंडित नेहरू को गांधी जी का मानस पुत्र या धर्म पुत्र माना गया है। ठीक है, गांधी जी के व्यक्तित्व से नेहरू बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए गांधी जी के दो मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा को अपनी विचारधारा में वो भी प्रमुख स्थान देते थे। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे उद्योग के मामले में, नेहरू जी कुटीर उद्योग की जगह बृहद उद्योग के समर्थक थे। उनका विचार था कि भारत को अगर विकसित करना है, विकसित श्रेणी में ले जाना है, तो उद्योग की गति तेज करनी होगी, कुटीर उद्योग से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, उपयुक्त विचार के साथ साथ पंडित नेहरू राष्ट्र प्रेमी के रूप में सर्वविख्यात हैं। इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और अपने राष्ट्रवाद के विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से पता चलता है कि पंडित नेहरू न केवल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी थे, जिनके निर्देश पर चलकर देश आगे बढ़ा और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान मिला इनके विचारों से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नेहरू के जो प्रमुख विचार को बांट करके आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।